हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लास्ट टाइम हमने किया था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिएगा मैंने क्या बताया था। एक जो हाफ सेल होता है, कोई भी हाफ सेल आप ले सकते हो। हाफ सेल कैसे बनता है पहले तो यही सुन लो। कोई भी मेटल की रोड लो, मान लेते हैं मैंने ये सिल्वर की रोड ली, सिल्वर मेटल की रोड, और इसको इसी के सॉल्यूशन में डिप कर दो AgNO3 में, ये एक हाफ सेल बन गया। ये एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है। इसको जिस मेटल के साथ जोड़ोगे वो डिसाइड करेगी ये किसका काम करेगा। मान लेते मैं इसको कॉपर वाले के साथ जोड़ूंगा तो सिंपल सी बात है, ये कैथोड का काम करेगा और वहां पे कॉपर किसका काम करेगा, एनोड का। तो जिसके साथ इसको जोड़ेंगे वो डिसाइड करेगा। क्यों? इन दोनों मेटल में, जिन दो मेटल को जोड़ते हो, जिसकी रिएक्टिविटी हाई है वो काम करता है एनोड का, जिसकी रिएक्टिविटी लो होती है वो मैंने पहले भी बताया है किसका काम करता है, कैथोड का। लेकिन इस हाफ सेल में अपना खुद का पोटेंशियल होता है। कैसे? इस रोड के बीच में और इसका सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में कोई भी एक चार्ज आएगा, मान लेते हैं सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस रोड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस तरीके से इस रोड के नेगेटिव और सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल आता है, जिसको मैं 2 बार बता चुका हूं पिछली वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में। उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप इंडिविजुअली अकेला कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, और कैलकुलेट करने का हमने एक तरीका ढूंढा, और एक क्या खोजा था हमने, SHG, एक हाफ सेल खोजा था। एक हाफ सेल की डिस्कवरी की थी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने माना था 0। अब इसको इसके साथ किसी को भी जोड़ोगे तो आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, जिसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है। उस फॉर्मूले से मैंने तुम्हें बताया था, यानी कि SHG से जोड़ के किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो। बताया था या नहीं बताया था? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कौन सी टर्म में लोगे? मैंने कहा था इस यूनिट में हम यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। किसके टर्म में यूज करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सभी का कैलकुलेट करके हमने एक सीरीज में रख दिया। कैसे? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर कैसे रख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इस तरीके से जब एक रखेंगे, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो एक सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हो जाएगा तो लिख लीजिएगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड यानी कि हाफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले सकते हो, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आप ले सकते हो। लेकिन हम इस यूनिट में रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन आपका मन करे भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। इस तरीके से एक सीरीज बन गई। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 3 इलेक्ट्रोड है, 3 हाफ सेल है, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C। इसका अकेले का रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का है 0.2, इसका है 0.1 और इसका 0.3। तो इन तीनों को मैंने कैलकुलेट किया SHG से जोड़ के, और मैंने एक सीरीज में लगा दिया। सबसे कम किसका है? B का, तो सबसे ऊपर B रख दिया। उसे थोड़ा सा हाई A का, तो दूसरे पे A को रख दिया। सबसे हाई C का, तो तीसरे पे C को रख दिया। ये देखिए एक सीरीज बन गई। इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी तरीके से आपके पास बुक को देखोगे तो उसमें भी एक सीरीज रखी हुई है सभी हाफ सेल का, सभी इलेक्ट्रोड्स का, जैसे कि सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, गोल्ड
गोल्ड इलेक्ट्रोड, इसी तरीके से सोडियम इलेक्ट्रोड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, सबका कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया तो एक सीरीज बन गई। उस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या मिलेगा आपको? उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब देखेंगे तो हमें, जैसे कि अभी ये 3 की बनी है, तो हमें पता चल जाएगा इसके आगे लिखा हुआ भाई बी का पोटेंशियल 0.1 है, ए का पोटेंशियल 0.2 है, सी का पोटेंशियल 0.3 है। तो आपको क्या मिल जाएगा? इस सीरीज से आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, जिसका आप चाहोगे उसी का। तो फ्रॉम दिस सीरीज वी सी, हम देख सकते हैं, वी कैन सी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड ऑफ एनी हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल का आप क्या देख सकते हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हो जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको ऐसे ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए हैं, जिनके ऊपर कंपटीशन के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या कह रहा है? अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या फायदा होने वाला है देखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बातें बोल रहा हूं वो नोट डाउन जरूर करना, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम किसका पता कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता कर सकते हो। क्या मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इस यूनिट की जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो की थी बेसिक, मैं वहां पे यही तो बताया था आप सबको। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो किसका काम करेगा? दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो, बताया था या नहीं बताया था मैंने ऐसे? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, जिसका रिडक्शन होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब आप देखिएगा कैसे बता सकते हो ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है। नॉर्मली तो आपको पता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल होती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि इलेक्ट्रो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब मेटल वो होती हैं जिनके पास कैसा करैक्टर होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे, और लूज करेंगे तो उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मैं एक कॉमन बात बताता हूं, हाईली रिएक्टिव मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है फास्टली। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे पता चलेगा? एक बात बताना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन की तरफ वो भाग रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन की तरफ भाग रहा है। ऑक्सीडेशन की तरफ भागेगा तो एक बात बताना सोच समझ के, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी? सिंपल सी बात है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है? हाई है। अरे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ भाग रहा है, ऑक्सीडेशन की तरफ भाग रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किस में चेंज कर लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में चेंज कर लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में। और हम यहां पे इस यूनिट में काम भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। बताया था या नहीं बताया था? तो अब सोचो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन की तरफ भाग रहा है, ऑक्सीडेशन की तरफ भाग रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, सोचो, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने लग जाऊंगा तो साइन चेंज होगा। मान लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस के 2.3 है। अब एक बात सोचो, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना हाई है, हाई का मतलब
वैल्यू हाई है। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखूंगा तो ये प्लस का साइन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यही तो कहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन में चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग साइन। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। देखो साइन चेंज करते ही एक बात देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना हाई था तो रिडक्शन पोटेंशियल इतना लो हो गया, बहुत ही कम हो गया, नहीं हो गया, नेगेटिव में चला गया। यहां पे था प्लस में 2.3 और यहां पे नेगेटिव के माइनस के 2.3। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू नेगेटिव में बहुत ही कम, जीरो से भी कम चला गया। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है और रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। तो मैं यहां पे आपको इस यूनिट के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं हम रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप भूल जाओ चाहे। अब हमें पता चल गया रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ही लो होगा। क्या होगा, बहुत ही लो होगा। तो अब मैं सीधा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना बोल के ये कह दूं जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लो है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसका काम करेगा भाई, दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। एक दूसरा देखो, अब मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम वो करेगा जिसका क्या होगा, रिडक्शन। यहां पे देखो जिसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा इसका मतलब वो रिडक्शन की तरफ भाग रहा है। अगर वो रिडक्शन की तरफ भागेगा तो सिंपल सी बात है उसमें कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। वो खुद रिडक्शन की तरफ भाग रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कैसा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपल सी बात है हाई होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो निकल गया ना निष्कर्ष, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा, और अगर उसका खुद का रिडक्शन होगा तो वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, लो का मतलब वो रिडक्शन तो होने ही नहीं देगा, लो पोटेंशियल, इसका मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। इसलिए आपको ये सब मैंने समझा तो दिया, अब आपको इजीली थोड़े से डायरेक्ट याद रखना। तो क्या याद रखोगे, देखो डायरेक्ट मैं बता देता हूं अब डायरेक्ट याद रखने का तरीका। अब जिसका भी रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम करेगा तो याद रखो उसका खुद का ऑक्सीडेशन होना है। अगर उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा इट मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो होगा लो, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, लो। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है इसका मतलब दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, हाई है, दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाता हूं और एक दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखोगे तो ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखना, लिथियम पॉजिटिव ऑब्लिक लिथियम इज इक्वल टू माइनस के 3.05, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा ई नोट, आपको लिखा हुआ मिलेगा F ऑब्लिक F नेगेटिव इज इक्वल टू प्लस के 2.87। थोड़ी बहुत वैल्यू में चेंज हो सकता है भाई, अदरवाइज नियर अबाउट इतनी ही मिलेगी, ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यूज है और इनमें ये कह दे विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे सिंपल बात नजर आ रही है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन, पहले तो ये चेक करो। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पे कितना हो गया 0, +1 से 0 की तरफ मतलब डिक्रीज हुआ चार्ज, इसका मतलब रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, और बहुत ही कम है रिडक्शन पोटेंशियल। जब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ये किसका काम करेगा, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, हो गया। तो इसलिए लिथियम मेटल है, जितनी भी मेटल है ना वो मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। अब इसको देखिएगा, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, फ्लोरीन का F2 होता है। यहां पे आके कितना हो गया, -1, 0 से -1 क्या हुआ, डिक्रीज मींस क्या है, रिडक्शन। तो ये भी कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ,
रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल देखो प्लस का है, बहुत हाई है, इससे तो बहुत हाई है। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आपने +1 में रेडॉक्स रिएक्शन में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब देख लीजिएगा, यहां से आपको नजर भी आ रहा होगा। आप टेबल को जब देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे, तो सबसे कम वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की लिथियम की होती है, सबसे हाई वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की फ्लोरीन की होती है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपसे कोई पूछे तो फ्लोरीन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कोई पूछे तो लिथियम है। अदरवाइज क्या आना चाहिए था? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सीजियम का सबसे लार्ज साइज है टेबल में, इसलिए ये सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और CS पॉजिटिव बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका खुद का क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। पूरी टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। और इसका रीजन यही है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलती है रिडक्शन पोटेंशियल पे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है सीजियम क्यों नहीं है, लिथियम क्यों है? और कई बार नीट में, CBSE में, ICSE में आया हुआ है, तो वहां पे आप बताओगे बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज हैव वेरी लो वैल्यू इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस तरीके से आप रिड्यूसिंग एजेंट का पता कर सकते हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता कर सकते हो जाएगा। इतना बोलो, समझ आया नहीं आया? अब मैं 2-3 एग्जांपल और रखता हूं, उनमें आप खुद बताओगे। हटा दूं इन सबको, तो देखिएगा आगे 2-3 एग्जांपल क्या क्या है। मेरे पास 4 मेटल है, आपसे क्वेश्चन आया हुआ भी। 4 मेटल है, एक A, एक B, एक C और एक D। 4 मेटल्स हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.3 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.9 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 है। ठीक है, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। इन रिडक्शन पोटेंशियल का आपको क्या करना है? अरेंज इंक्रीजिंग बाय यूजिंग दीज रिडक्शन पोटेंशियल। अरेंज दीज मेटल्स या दीज इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू increasing order of reducing power, increasing order of reducing power, reducing power के increasing order में लिखो। ये कह रहा है जब हम रिड्यूसिंग ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब आपको यहां पे वो लिखना है जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पे वो लिखना है जिसका रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अभी बताया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यही बताया था ना, सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसका? B का। तो B इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया। फिर उसके बाद इसको हटा दो, अब इन 3 की कंपैरिजन रह गई। इन 3 में भी वो होगा जिसका पोटेंशियल लो होगा। अब इन तीनों में इसका लो है, तो फिर आएगा A। B की कंपैरिजन में A थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और B स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर अब रह गए आपके पास C और D। C और D में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? D। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। और सबसे वीक कौन सा है? C है। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब B इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देन A इज लेस देन B एंड D इज द लेस देन A एंड C इज द वेरी लो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। ऐसे अरेंज करना था। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई तो आप इजीली कर सकते हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से हम कुछ और भी पता कर सकते हैं। देखिएगा, हटा दो इन सबको। देखिएगा अब आगे आपके पास क्या है। अगर हम देखेंगे, ये कह रहा आपके पास दिया हुआ है ZnSO4 का सॉल्यूशन। ZnSO4 सॉल्यूशन इज प्रेजेंट एंड निकल मेटल। और कौन सी मेटल प्रेजेंट है? निकल मेटल। निकल मेटल एडिड इनटू द ZnSO4 सॉल्यूशन। कैन निकल डिस्प्लेस जिंक? क्या निकल इस सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? तो देखिएगा दिया हुआ क्या, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा।
Ni निकल टू पॉजिटिव ऑब्लिक निकल इज इक्वल टू माइनस के 0.25। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ, ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू माइनस के 0.76 ये दिया हुआ है। कैन निकल डिस्प्लेस जिंक, या अगर निकल को इसमें डालूंगा तो क्या निकल और इस ZnSO4 में रिएक्शन होगी, कहने का मतलब है रिएक्शन एक ही कंडीशन पे हो सकती है। अगर रिएक्शन होगी तो देखो क्या बनेगा, अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा, निकल यहां पे आ जाएगा NiSO4 और जिंक निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब साफ नजर आ रहा है निकल ने जिंक को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस वो कर सकता है जो हाईली रिएक्टिव हो। कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। और हाईली रिएक्टिव का कैसे पता चलेगा, ये और सुन लो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का कैसे पता चल रहा है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का आप कैसे पता करोगे, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है दैट इज द हाईली रिएक्टिव। वो मेटल कैसी होती है, हाईली रिएक्टिव। अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो उसका बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाएगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता ना, वो मेटल हाईली रिएक्टिव होती है। अब ध्यान से देखो, निकल को इसमें डाला, क्या निकल जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, निकल इस जिंक को एक कंडीशन पे डिस्प्लेस कर सकता है जब ये हाईली रिएक्टिव मेटल हो। और हाईली रिएक्टिव तब होती है जब इस निकल का रिडक्शन पोटेंशियल इस जिंक से लो होना चाहिए। लेकिन ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, यहां पे तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। इट मींस जिंक इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू निकल। निकल से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब निकल इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो दिस रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस। इसका मतलब निकल जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कौन सी मेटल को ये डिस्प्लेस कर सकता है। कैसे, देखिएगा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम आया यहां पे। एक बात सुनो, अगर ये रिएक्शन होती, सुनो पूरी बात, अब आपको ये तो पता चल गया अभी ये रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन होती तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये रिएक्शन होती, मैं 1 मिनट के लिए करवा लेता हूं, बाद में पता करेंगे भी होगी या नहीं होगी। ये देखिएगा दूसरे तरीके से कैसे पता करोगे। अब देखो, मुझे पता है निकल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है यहां पे और जिंक का लो है। इट मींस ये किसका काम करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो अभी पढ़ा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा, हाई। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इतना लिख लिया, इतना लिख लो आप, यहीं से पता करके लिखा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो इसका खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। लेकिन यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +2 है। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करवाना चाहता हूं तो मुझे जिंक का चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, +2 से भी ज्यादा करना पड़ेगा। और +2 से ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, जिंक का +2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर मुझे ये निकल इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो इसका क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कब हो सकता है, जब चार्ज कम हो। अब इसका एट प्रेजेंट में चार्ज 0 है तो मुझे 0 से भी नीचे लेके आना पड़ेगा, इसका चार्ज माइनस में लेके आना पड़ेगा, तब इसका रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर पाएगा। अब यहां पे क्या कर रहा है, क्या निकल का 0 से कम पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो ध्यान से देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0, +2 से 0 पे जाएगा। निकल का 0 से कितने पे जाएगा, +2। यहां पे देखो, जिंक का +2 से 0 पे गया है, क्या हुआ है, +2 से 0 डिक्रीज, मतलब रिडक्शन। और होना क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन। ऐसे भी ये गलत हो गया, होना क्या चाहिए था, क्योंकि यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो इसका होना चाहिए था ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन में तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या ये रिएक्शन सही है, इसका मतलब ये रिएक्शन गलत है। बोलो समझ आया या नहीं आया, कर लोगे। ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलें फिर आगे, सेकंड एप्लीकेशन सुनिएगा क्या है। सेकंड एप्लीकेशन में क्या कह रहा है, सेकंड एप्लीकेशन है, वी कैन डिटरमाइन
विच मेटल गिव्स हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विद एसिड। ये कह रहा, आप ये भी पता कर सकते हो कौन सी मेटल एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन देती है। हमने 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में पढ़ा था। लेकिन कुछ मेटल ऐसी हैं जो एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो उसका पता भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, आप सुनिएगा मेरी पूरी बात। पहले जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे तो उसमें आपको एक जगह हाइड्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बता रखा 0, SHC का नहीं बता रखा। एक जगह ये है। उससे नीचे वाली जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उससे नीचे आपको मेटल मिलेगी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल मिलेंगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। और इससे ऊपर मेटल हैं आयरन, निकल, पोटासियम, सोडियम, बहुत सारी हैं जिनका आपको मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल कैसा मिलता है? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको नेगेटिव मिलेगा, हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स का आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। लेकिन कब? जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तब। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर पॉजिटिव मेटल मिलेंगे, नीचे नेगेटिव। लेकिन मैंने इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले वो मेटल जिनका लो है फिर बढ़ते गए। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल का नेगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल का पॉजिटिव। ये हमें क्या शो कर रहा है? ये ट्रेंड, ये सीरीज हमें दिखाना चाह रही है कि हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। और जब इन मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाओगे तो उनमें से कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकल सकती है। जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और अभी मैंने बताया था जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। होती है या नहीं होती है? वो मेटल कैसी होती है? हाईली रिएक्टिव। इसका मतलब वो मेटल हाइड्रोजन को हटा सकती है, मतलब वो मेटल एसिड से रिएक्शन करने पर खुद हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएंगी और एसिड में से किसको डिस्प्लेस कर देंगी? हाइड्रोजन को निकाल देंगे, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो मैं ये कह सकता हूं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, सीधा कह दो जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है और एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल सकती है। देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप पढ़ते हो जिंक प्लस H2SO4, आपने +1 में हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में किया होगा। हम अक्सर देखते हैं जिंक और ये रिएक्शन हो जाती है, क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस में क्या निकल जाता है? H2। क्या निकल जाता है? H2 गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। कब? जब हमने जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करवाई। क्यों हुआ ऐसा? देखो, ये भी पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा जब जुड़ेगा किसी से, अदरवाइज इस पे 0 है। और ये भी पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को केवल ऐसा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज डिस्प्लेस कर सकता है जो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और ये बना लिया ZnSO4 प्लस H2। या फिर हम देखो, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +1। इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे लो है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसकी 0। अगर इसका नेगेटिव है इट मींस ये किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा भाई? रिडक्शन। यहां पे देखो, यहां पे आके +1 और जब H2 अकेला निकल गया तो कितना चार्ज हो गया? 0। फ्री स्टेट में 0 बताया था, +1 से 0 पे गया तो हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन। मतलब जिंक इसको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि जिंक किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो जिन मेटल का नेगेटिव होता ना, वो मेटल एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे याद करोगे कि इनका नेगेटिव है? ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको छोड़ दो, मरकरी, इन मेटल 5 मेटल को छोड़ दो, बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है और वो सारी मेटल एसिड से रिएक्शन करने पर क्या रिलीज कर सकती हैं? हाइड्रोजन रिलीज कर सकती हैं। बोलो समझ आया नहीं आया? अब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, आसानी से मैं आपको करवा सकता हूं। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, हटा दो इन सबको, एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक्सेप्शनल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा, मैंने क्या किया, एग्जांपल ले लिया, आयरन प्लस HCl सुनते हैं, क्या बनता है? FeCl2 प्लस H2। आप अक्सर पढ़ते हो, मैंने
रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी यूज किया था ये +1 में। Sn प्लस HCl अक्सर पढ़ते हैं SnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये देखिएगा ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि इनमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए Fe प्लस HCl का मिक्सर या Sn प्लस HCl का मिक्सर, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और इन हाइड्रोजन का यूज हम कहीं पे भी रिडक्शन करने में कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हाइड्रोजन निकला या नहीं निकला एसिड से रिएक्शन करने पर मेटल्स का, क्यों? क्योंकि इन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होते हुए भी एक आपके पास ऐसा एसिड है HNO3। HNO3 एक ऐसा एसिड है जब उसकी रिएक्शन किसी भी मेटल से करवाते हैं, चाहे उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दे नॉट गिव हाइड्रोजन। आपने पढ़ा होगा 10th में था ये हाइड्रोजन नहीं देते हैं, ना। केवल HNO3 एक ऐसा एसिड है, चाहे मेटल कैसी भी हो, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इस एसिड को कोई मतलब नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हाइड्रोजन बनता जरूर है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीजन देके उस हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? H2O में। इसमें हाइड्रोजन बना था, लेकिन क्या किया इसने? अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर से उस हाइड्रोजन को किस में चेंज कर दिया? H2O में चेंज कर दिया। समझ आ गया? लेकिन जो भी ये लेकिन बता रहा हूं, लिख लो। लेकिन फिर भी दो मेटल ऐसी हैं, दो मेटल जो HNO3 से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन देती हैं। कौन कौन सी मेटल है वो? एक मैग्नीशियम सुन रखा आपने और एक मैग्नीज सुन रखा है। ये दो मेटल ऐसी हैं जो HNO3 से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन देती हैं। बताया था या नहीं बताया था? केवल ये दो मेटल ऐसी हैं जो HNO3 से रिएक्शन करने पर क्या देती हैं? हाइड्रोजन प्रोवाइड करती हैं। हो जाएगा। लेकिन ये क्यों करती हैं? ये सब कुछ आगे आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे ना, उसमें HNO3 का टॉपिक है, फुल्ली डिटेल वहां पे एक्सप्लेन मैं आपके सामने करूंगा। ठीक है, अब आपको याद हो गया, ये आपके पास था। अब एक और थोड़ा सा है, एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है। आपके पास कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है Cu प्लस H2SO4, तो आप क्या लिखोगे? हालांकि इसका आंसर तो नो रिएक्शन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, और पॉजिटिव जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हो वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन नहीं देगा। बताया तो था। तो इसमें नो रिएक्शन, रियल में आंसर भी नो रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड ले लिया, कैसा ले लिया? कंसंट्रेटेड ले लिया, तब इसके अंदर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद कुछ स्पेशल बनेगा। वो स्पेशल क्या बनेगा वो आगे फिर से पी ब्लॉक में आपका H2SO4 का टॉपिक है, वहां पे पढ़ेंगे। क्योंकि यहां पे मैं ये पढ़ाने लग गया तो ये यूनिट बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लो। जब कॉपर की रिएक्शन HNO3 से करवाते हैं, HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? नो रिएक्शन। क्यों? HNO3 से रिएक्शन करने पर ये हाइड्रोजन नहीं देगा ना। क्यों? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो एसिड से रिएक्शन करेगी ही नहीं। लेकिन यहां पे रिएक्शन हो जाती है। क्या होगी वो HNO3 के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे रीजन तो सुन लो। यहां पे इस हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन नहीं हो रही है, ड्यू टू दिस नाइट्रेट आयन। यह आपको जानना जरूरी है, ड्यू टू दिस नाइट्रेट आयन। तो कॉपर रिएक्ट विद HNO3 ड्यू टू नाइट्रेट आयन, किसके कारण? NO3 नेगेटिव आयन। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये क्या आपके पास NO3 नेगेटिव आयन के कारण। इसमें कौन सा आयन है? NO3 नेगेटिव आयन के कारण कॉपर इसके साथ रिएक्शन करता है। तो मैंने जितनी बातें थी मैक्सिमम आपको बता दी है, कौन सी मेटल हाइड्रोजन देगी एसिड से रिएक्शन करने पर। पता चल गया। अगली एप्लीकेशन देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, हटा दो इन सबको। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रहा है सुनिएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी है भाई, थर्ड एप्लीकेशन है। हम क्या कर सकते हैं? हम पता कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। हम सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। EMF ऑफ द सेल वी कैन कैलकुलेट। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करोगे EMF को, ये भी आपको पता है। EMF निकालने का फॉर्मूला बताओ पहले, हटा दो इन सबको। तो मैं इन सबको रफ कर देता हूं, EMF को देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हम ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ कैलकुलेट देखिएगा कैसे करते हैं। ईएमएफ या जिसको बोलते हैं ई नोड सेल, क्या फॉर्मूला था इसका निकालने का? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यह आपका फॉर्मूला है क्या निकालने का? ई नोड सेल या ईएमएफ। अरे अब एक बात बताओ, जो ये रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का हो या एनोड का, ये आपको कहां से पता चलता है? ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड और एनोड का आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही तो पता चलता है। उनकी वैल्यू दी हुई है, उन वैल्यूज को हम आसानी से यहां पे रख सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फायदा क्या है यहां पे ईएमएफ निकालने में? कैथोड का और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही रखी हुई है ना, वहीं से उठाएंगे ना, तो यहां पे रख देंगे। लेकिन अब आपके माइंड में एक बात यह भी आएगी, सर कैसे पता चलेगा कैथोड कौन है एनोड कौन है? यह बात तो मैंने बता रखी है, जो रिएक्टिव होता है वो एनोड और जो लेस रिएक्टिव होता है वो किसका काम करता है? कैथोड। लेकिन सीरीज कहां तक याद रखेंगे वो तो मुश्किल हो जाएगा सीरीज को याद रखना तो। लेकिन फिर भी आपको सीरीज याद नहीं रहती है तो उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सीरीज को याद रखने का तरीका भी सुन लो। तो देखिएगा इस सीरीज को अब कैसे याद रखोगे। सीरीज याद रखने का तरीका, PSBC मैजिंटल MAZINTL चाप, इस नाम से याद रखो आप सीरीज को। क्या मतलब है इसका? देखिएगा, इस नाम से आप रिएक्टिव सीरीज को याद कर सकते हो। इसमें आपको सभी एलिमेंट का पता चल जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव। यहां पे इधर रिएक्टिव होते हैं, इधर चलते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। बताता हूं नाम। सबसे पहला होता है पोटासियम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? K। फिर होता है सोडियम, किससे डिनोट किया जाता है? Na। फिर होता है बेरियम, B का मतलब बेरियम, Ba से डिनोट किया जाता है। C का मतलब कैल्शियम, A से डिनोट किया जाता है। M का मतलब मैग्नीशियम, Mg होता है। A का मतलब एल्यूमिनियम, Al होता है। Z का मतलब जिंक, Zn होता है। I का मतलब होता है आयरन, और आयरन का क्या सिंबल होता है? Fe। N का मतलब होता है निकल, क्या लिखते हैं? Ni। T का मतलब होता है टीन, क्या नाम होता है? टीन, जिसका सिंबल होता है Sn। हो गया। L का मतलब होता है लेड, क्या नाम होता है? लेड को हम क्या लिखते हैं? Pb। C का मतलब होता है कॉपर, Cu। H का मतलब होता है मरकरी, Hg। A का मतलब होता है सिल्वर, Ag। A का मतलब होता है Au गोल्ड। P का मतलब होता है प्लेटिनम, Pt। ये है रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का। अब इधर से इधर जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड, और जो मोर रिएक्टिव है वो क्या हो जाएगा? एनोड। ये था सीरीज को याद रखने का तरीका। ये आपके पास सीरीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज बनने वाली है। ये मोस्टली इन मेटल से आपको सब कुछ याद रहेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, सबसे हाई इसका है, सबसे लो इसका है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। बता तो रखा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल। इस नाम से याद रखो, PSBC मैजिंटल चाप के नाम से आप इसको याद रखो, और प्रत्येक मेटल के सिंबल याद रखो, अलग अलग आपको याद होने चाहिए। हो गया याद? अब आप कहां पे चल रहे थे? हम चल रहे थे ई नोड सेल कैलकुलेट करना। इसमें कैथोड और एनोड का कैसे पता चलेगा? जो रिएक्टिव मेटल है वो एनोड, लेस रिएक्टिव वो कैथोड। मान लेते हैं आपने सेल बनाया है, किसका बनाया है? आपने सेल बना लिया मैग्नीशियम का और निकल का सेल बना लिया। अब यहां से कैसे पता चलेगा कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है? सिंपल नजर आ रहा है अभी यहां पे, ये रहा मैग्नीशियम, ज्यादा रिएक्टिव है किससे? निकल से, तो इसलिए ये कैथोड का काम करेगा, लेस रिएक्टिव है। ये मोर रिएक्टिव है तो ये किसका काम करेगा? एनोड का। पता चल गया? नहीं पता चल गया? एक तो इस सीरीज से आप ऐसे देख के बता सकते हो, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एनोड इधर, और जो इधर होगी वो क्या होगा? कैथोड। अब रख दो वैल्यू इनके रिडक्शन पोटेंशियल की, और ई नोड सेल निकाल सकते हो आप। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगा, रख देना, ई नोड सेल आ जाएगा। मतलब मैग्नीशियम और जिंक का जब आप सेल बनाओगे तो उसमें कितना करंट मिलेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस सीरीज को भूल गए, मान लेते भूल गए भाई, ठीक है, याददाश्त नहीं है हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कि हम इसको याद रख सकें। फिर भी अब आप आ जाओ, कैसे पता करोगे एनोड कौन है कैथोड कौन है? लेकिन एक बात बता देता हूं भी, केवल और केवल मैं जो अब बताने जा रहा हूं वो केवल और केवल तब वैलिड होगा
जब आपको ई नोड सेल निकालना है, किसी का सिर्फ इतना पूछे ई नोड सेल क्या होगा, एक सेल बना रखा तब, अदरवाइज कहीं पे वो रूल मान्य नहीं होगा जो मैं आप बताने जा रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा क्या है। अगर आपको किसी का ई नोड सेल पूछ ले, भाई एक सेल बना रखा, उसका ई नोड सेल निकालो, कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिएगा, कैसे पता करोगे कैथोड कौन है एनोड कौन है, यही पता करना था ना। मान लेते हैं वही मैग्नीशियम और जिंक दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ है मैग्नीशियम जिसकी वैल्यू दी हुई है -2.36 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन चेक करो, +2 से 0 पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल दिया हुआ है, वो दिया हुआ -2.5 वोल्ट। दोनों को मिला के सेल बनाया गया है। इन दोनों को मिलाने पर जो सेल बनेगा उसका करंट बताओ, ई नोड सेल बताओ, ईएमएफ बताओ, ये आएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, -0.25 -2.36, तो इसकी वैल्यू लो है। तो याद रखना जिसके भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है दैट विल एक्ट एज एनोड, और जिसके भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है वो किसका काम करेगा? कैथोड का। कैसे? अरे बताया तो था, जिसकी वैल्यू लो वो मोर रिएक्टिव मेटल एक्ट एज एनोड, और जिसकी वैल्यू हाई वो लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड। चाहे आप कैसे भी निष्कर्ष निकाल लो, पहुंचे वहीं पे, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो इन दोनों को मिला के जो सेल बनेगा उसका ईएमएफ। बोलो कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ये हमें कहां से मिली ये वैल्यू? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही तो मिली, और इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहां पे होता है? टू कैलकुलेट ईएमएफ। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। हटा दूं, अगली एप्लीकेशन देखिएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करना तो कैसे करोगे? ये है क्वेश्चन आपके पास। सुनिएगा, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यही ना। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आप +1 की थर्मोडायनामिक्स की तरफ थोड़ा सा जाइएगा, वहां पे एक बात बताई थी, क्या? जिस भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, जिस भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए, वो रिएक्शन कैसी होती है? वो रिएक्शन होती है फिजिबल, या जिसका एक और नाम भी होता है स्पॉन्टेनियस। क्या नाम होता है उसका? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो। यही बताया था ना, जिसका भी डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए उसका। लेकिन डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -KNF ई नोड सेल। आप कहोगे सर ये कहां से आ गया? अरे आएगा, शांति रखो, इसी यूनिट में आगे आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 वो प्लस के होता है, ये वैल्यू हमेशा प्लस में होती है। फ्लोरीन ये F है, F को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। आप कहोगे सर ये क्या है? अरे आएगा सब कुछ, ये भी आ जाएगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 96,500। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये भी पॉजिटिव वैल्यू का होता है। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगा? बाहर नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? वो किस पे डिपेंडेंट है? इस ई नोड सेल पे। अगर आपका डेल्टा जी, आपका ई नोड सेल, अगर ई नोड सेल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होने के बाद इस नेगेटिव से जुड़ेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब मैं डेल्टा जी की टर्म में नहीं बता रहा हूं, अब हम सीधा चलते हैं ई नोड सेल पे डिपेंड कर देते हैं। ई नोड सेल कैसा होगा तो कब स्पॉन्टेनियस होगी? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर ई नोड सेल नेगेटिव आया तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं होगी। अगर आप रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो ये ई नोड सेल पॉजिटिव बना दो, ये पॉजिटिव आएगा तो ये सबकी मल्टीप्लाई कैसी आएगी? बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी, और जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। तो इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए आपको ई नोड सेल कैसा रखना पड़ेगा? नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और ई नोड सेल पॉजिटिव है तो कैसा आ जाएगा?
स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि ई नोट सेल जब पॉजिटिव हो जाएगा ना तो ये डेल्टा जी को नेगेटिव बना देगा। ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। और ई नोट सेल जब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब ई नोट सेल नेगेटिव, क्योंकि ई नोट सेल नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, जिसके कारण रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपका सब कुछ डिपेंडेंट है ई नोट सेल पे, ईएमएफ पे, जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था उसको आप कैलकुलेट कर लो। अगर ई नोट सेल नेगेटिव आएगा तो हम कह देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो आप ई नोट सेल पे आ जाओ, लेकिन ये बताना पड़ेगा व्हेन द ई नोट सेल इज नेगेटिव देन डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव बाय द फॉर्मूला दिस, सो रिएक्शन बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं होगी वो रिएक्शन। बट इफ द ई नोट cell is positive then by this equation delta G is negative and the process is reaction is spontaneous। अब देखिएगा ई नोट सेल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये लिख लो पहले, ई नोट सेल नेगेटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ई नोट सेल पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। यही होगा ना? अब आप देखिएगा क्या चेंज करूंगा। फॉर्मूला वही है निकालने का, ई नोट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास वही है। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। अब आप क्या करोगे? वही कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो, ई नोट सेल आ जाएगा। लेकिन अब आपसे कैथोड का सिलेक्शन और एनोड का सिलेक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप कैसे पता करोगे कैथोड कौन है, कैसे पता करोगे एनोड कौन है? अगर आपको यह पता करना है तो आप कैसे पता करोगे? इस बार थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि इस बार आपको रिएक्शन दी हुई मिलेगी। मान लेते हैं ये रिएक्शन दे दे और रिएक्शन ये दे दी और क्या बना दिया ये, तो इस बार और साथ में लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस के 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू प्लस के 0.34, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो आप इसको कैथोड बना दोगे, इसको एनोड, और इसमें से ये माइनस करोगे तो ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा भी, और ई नोट सेल जब पॉजिटिव आ जाएगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैंने वहां पे एक बात बताई थी, उसको रिवाइज करो, रिमाइंड करो। मैंने बताया था केवल और केवल तब जब किसी गिवन रिएक्शन का या किसी सेल का ई नोट निकलवाए तब, लेकिन कोई रिएक्शन दी हुई हो ना उसका अगर ई नोट निकलवाए, यानी कि इस रिएक्शन में कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो निकलवाए, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन कैथोड और एनोड का डिसीजन, कौन कैथोड का काम करेगा कौन एनोड का काम करेगा, हम इन वैल्यू को देख के नहीं बता सकते। तो वो कैसे बता सकते हो? सुनिएगा, जब आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो तो कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा वो ये रिएक्शन बताएगी। अगर ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में देखिएगा, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहां पे आके इसका कितना हो गया? +2। 0 से +2 पे गया, क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज मींस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड का। इसका मतलब कॉपर एनोड का काम कर रहा है और जिंक किसका काम कर रहा है? कैथोड का। ये रिएक्शन अगर होती होगी तो इसमें कॉपर एनोड का काम करना पड़ेगा और जिंक कैथोड का। अगर ये पॉसिबल है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब आपको कैथोड और एनोड पता चले, कैसे डिसाइड करने हैं? रिएक्शन से डिसाइड करने हैं। अब हमने एनोड का पता किया, कैथोड का पता किया, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। एनोड कॉपर है, ये रहा कॉपर, कैथोड जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। अब फॉर्मूले में रखो, ई नोट सेल इज इक्वल टू, कैथोड का काम कौन कर रहा है? जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा माइनस के 0.76 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये रहा 0.34, ये वैल्यू माइनस में 1.10 आई, और जब ये माइनस में आती है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। अरे सीधी नजर भी आ रही है, क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये डिस्प्लेस। अगर आप उस फॉर्मूले से आंसर निकालते तो इसका ई नोट सेल आता पॉजिटिव और पॉजिटिव आते रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, आप कहते रिएक्शन होगी, लेकिन नहीं हुई ना। तो ऐसे केसेस में रिएक्शन को देख के आपको पता करना है कौन कैथोड और कौन है
एनोड है। इस तरीके से हम स्पॉन्टेनिटी का पता कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। हो जाएगा। बढ़े आगे फिर नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हटा दूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या कह रहा है वो और सुनिएगा भाई। नेक्स्ट एप्लीकेशन में कह रहा है, मान लेते हैं आपके पास कैथोड है। कौन है? कैथोड है। और क्या है, फिर लिखवाऊंगा मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, पहले समझो। और कैथोड पे आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? कैथोड पे आज तक हमने सुना पॉजिटिव, लेकिन अब मैं कह रहा हूं नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने ये पता कौन सा कैथोड लिया है, ये वो कैथोड लिया जब एक ही बीकर में एनोड और कैथोड लगाते हैं। अलग अलग बीकर में लगाते हैं तब कैथोड पे पॉजिटिव, एक ही बीकर में लगाते हैं तो कैथोड पे कौन सा होता है? नेगेटिव। ये क्या मतलब है भाई? ये आगे आएगा, आपके पास काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। तो वो कैथोड लिया जिसके ऊपर नेगेटिव। कब? जब एक ही बीकर में लेते हैं। आपने 10th में पढ़ते थे जिस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे, आपने 11th में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बताया था एक ही बीकर में रखोगे तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे पास दो आयन पड़े हैं, एक कॉपर पॉजिटिव पड़ा है और एक H पॉजिटिव है। ये दोनों इसके नजदीक जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इसके नजदीक जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूं, आज पते की है, याद रखना। जब चाहे आयन 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस रोड के ऊपर एक ही डिपॉजिट होगा। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को लेके क्या करेगा? कैथोड पे हमेशा होता रिडक्शन है, चाहे कुछ भी हो, चाहे इस पे नेगेटिव या पॉजिटिव, कैथोड पे हमेशा होता रिडक्शन है। ये पॉजिटिव इसके नजदीक जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इनका क्या होगा? रिडक्शन। तो अब किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे? इसको बोलते हैं किसका डिपोजिशन होगा? विच आयन डिपोजिट ऑन कैथोड। तो कौन सा आयन डिपोजिट होगा कैथोड पे, ये कैसा पता चलेगा? ये भी आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये डिपोजिट होगा, याद करो, अगर इनमें से कोई भी आयन डिपोजिट होगा तो उसका होगा रिडक्शन। और रिडक्शन उसका होता है जो किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। रिडक्शन उसका होता है जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इनमें से रिडक्शन उसका पहले होगा जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या ये कह सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा, सिंपल सी बात है, उसी का रिडक्शन पहले होगा, क्योंकि रिडक्शन होना है और रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैसे याद रखोगे? आ जाओ वही सीरीज PSBC मैजेंटल चाप पे आ जाओ, मैजेंटल चाप, इस सीरीज पे आ जाओ अपनी। एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूं आपको इस सीरीज के अंदर। तो देखिएगा इस सीरीज के अंदर जब कैथोड पे डिपॉजिट होना हो तो कौन सा आयन पहले डिपॉजिट होगा? जिसका रिडक्शन होना है, और रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। ये होता भी डिपोजिशन का ऑर्डर, सबसे पहले वो डिपॉजिट होगा जो उधर मेटल है। क्यों? क्योंकि यहां से उधर जब चल रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था वो तो इधर है, वो रिएक्टिव है, इधर ये लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए रिडक्शन उनका पहले होगा। तो यहां से पोटासियम, ये क्या था? सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, और ये क्या बता था? टीन। और आपके पास या टीन या टाइटेनियम भी रख सकते हो भाई, टीन भी रख सकते हो, बात सेम है, ठीक है। टीन रख लेना आप, वहां पे भी थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहां पे मुझे बताना याद नहीं रहा होगा। और एल का मतलब होता है लेड, पी भी चेंज कर लेना भाई, वहां पे भी पीछे भी टीन होता ही है, टी एसन जिसको बोलते हैं। फिर ये सी कॉपर, एच मरकरी, ए सिल्वर, ए जी ए यू गोल्ड और पी प्लेटिनम। अब यहां पे देखो कॉपर और मरकरी हाइड्रोजन, यहां पे बीच में ये हाइड्रोजन होता है। ये बॉर्डर लाइन किसकी होती है? हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अब बताओ हाइड्रोजन और ये कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल आई है? कॉपर का। तो कौन डिपॉजिट होगा? इट विल डिपॉजिट एट द कैथोड। मैं आपको इसी यूनिट में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जब करवाऊंगा ना तो वहां पे ये याद होना चाहिए भी, कौन डिपॉजिट होगा? एट कैथोड। ये सीरीज याद होनी चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। क्यों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है ना भी, उसको इस रोड पे डिपॉजिट होने के लिए
लो डिस्चार्ज पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। एक और पोटेंशियल होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। मतलब वो पोटेंशियल जो इस रोड पे डिपॉजिट होने के लिए, इस रोड पे रिड्यूस होने के लिए किसी को भी जरूरी है, और वो डिपॉजिट होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है। और डिस्चार्ज पोटेंशियल लो उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कैसा होगा? लो होगा। तो इस तरीके से हम कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा ये भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये सीरीज याद कर ली, वी कैन ऑल्सो चेक विच आयन डिपॉजिट ऑन एनोड। एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन में आप क्या डालोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ आयंस ऑन द कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा देखिएगा। एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा ये देखिए। मैंने एनोड लिया, कौन सा चार्ज होता है एनोड पे? पॉजिटिव। क्यों? जब सेम मेटल में लेते हैं तो पॉजिटिव। इसके ऊपर आएंगे नेगेटिव। मान लेते हैं यहां पे आए क्लोरीन नेगेटिव और ब्रोमीन नेगेटिव, दोनों में से एक ही डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होगा तो यहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे ये, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव इनके पास नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन उसका होता है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? लो होगा। यानी कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो, तो वो किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो कौन डिपॉजिट होगा? सीरीज लिखवा देता हूं, याद कर लेना। SO4 2 नेगेटिव, इससे थोड़ा सा फास्टली डिपॉजिट होगा NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव से फास्ट डिपॉजिट होगा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से फास्ट डिपॉजिट होगा क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन से फास्ट डिपॉजिट होगा ब्रोमीन नेगेटिव। और ब्रोमीन नेगेटिव से डिपॉजिट होगा I नेगेटिव। क्यों? देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन में अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठा के देखना, ब्रोमीन नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन से लो है, इसलिए कौन डिपॉजिट होगा? ब्रोमीन डिपॉजिट होगा। ये सीरीज याद रख लो, विच आयन डिपॉजिट ऑन द कैथोड एंड एनोड। पता कर लिया भाई? तो ये भी आप पता कर सकते हो फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चले फिर आगे। अब आगे और बढ़िएगा, एक दो लास्ट क्वेश्चन और देखता हूं मैं रिडक्शन पोटेंशियल के इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। ये कह रहा बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं यहां पे सभी को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहा कैन वी स्टोर, क्वेश्चन है कैन वी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक पोर्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन जिंक पोर्ट। कहने का मतलब ये बीकर है वो किसका बना हुआ है? जिंक मेटल का बना हुआ है, और इसके अंदर आपको CuSO4 का सॉल्यूशन डालना है। कैसा पॉसिबल है? ये कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ पॉसिबल है या नहीं है? CuSO4 को जिंक के बीकर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? साथ में आपको दिया हुआ मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। नहीं दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन दिया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको रिडक्शन का यूज करना है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा, जिसकी बीकर बना हुआ है उसको चेक करना होता है, या कभी कभी एक और तरीके से क्वेश्चन आता है जिसका बीकर बना हुआ है उसको चेक करना है, इस बीकर में रखना है। अगर ये बीकर रिएक्टिव होगा, सुनो मेरी पूरी बात, अगर ये बीकर रिएक्टिव होगा तो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेगा और आपका सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। इसलिए बीकर ऐसा चाहिए जो इनर्ट और रिएक्टिव ना हो विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैसे पता चलेगा? जिंक का, जिसका बीकर बना हुआ उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो, जिसका सॉल्यूशन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल चेक किया, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल चेक किया। किसका लो है? जिंक का। अगर जिंक का लो है तो ये कैसा होगा? हाईली रिएक्टिव। मतलब आपका बीकर रिएक्टिव है। अगर बीकर रिएक्टिव है तो ये जिंक को CuSO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेगा और आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन खराब। तो नो वी कैन नॉट स्टोर, हम क्या नहीं कर सकते? हम स्टोर नहीं कर सकते। जिसका बीकर बना होता ना वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, यहां पे तो ये मोर रिएक्टिव। ये सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता था। ये क्वेश्चन CuSO4 रखा हुआ है और क्या हम इसको जिंक की चम्मच से, जिंक की स्पून से इस CuSO4 के सॉल्यूशन को हिला सकते हैं? तो उसमें भी इस स्पून को चेक करना होता है, रिएक्टिव तो नहीं है। और जिंक की स्पून बनी हुई है तो ये रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो ये CuSO4 से रिएक्शन कर लेगी। तो हम नो वी कैन नॉट स्टीर, हम नहीं हिला सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। बोलो पता कर लोगे या नहीं कर लोगे? फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो मेरे साथ बने रहिएगा, कमेंट सेक्शन में रखिएगा, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा।
ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारा रेडॉक्स रिएक्शन आपने जो +1 में पढ़ा था उसी का पार्ट है या नहीं है? तो इसलिए कह रहा हूं आप वहीं से चलते रहो। ओके, थैंक यू।